हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। पार्ट 1 जो बनाया था वो ऊपर मैं कहीं लिंक डाल दूंगा, तो वो पहले चेक कर लो क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। सेकंड पार्ट में मैं मैट की इंक्लूजन्स के बारे में मोस्टली बात करूंगा कि मैट का मतलब क्या होता है। हम बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। 115 JB जागो भाई मैट आ गया, सबसेक्शन 1 उसके एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा है बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होता है, जो भी तुम्हारा P&L के हिसाब से नेट प्रॉफिट आता है उसमें से सर्टेन इंक्लूजन्स करते हैं, ऐड करते हैं कुछ एक्सपेंसेस और माइनस कर देते हैं जो क्रेडिट हुए हैं P&L में। तो जो ऐड करते हैं वो ऐसे होता है, ABCD क्लॉजेस दिए हुए हैं, और जो माइनस करते हैं उसमें 1 2 3 4 करके क्लॉज दिए हुए हैं। तो मैं पहले जो ऐड करते हैं उसके बारे में बात करूंगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि भाई ये मैट सर क्या कहते हैं, जो मान लो फॉर एग्जांपल हमने कैपिटल एसेट बेचा है सर, वो तो हमारे P&L में क्रेडिटेड ही है, तो उसको नहीं निकालते, नहीं क्या हम कुछ नहीं निकालते। डीमिंग फिक्शन है, जबरदस्ती का टैक्स है। तो डीमिंग फिक्शन में तो तुम नॉर्मल इनकम टैक्स के प्रोविजन नहीं लगाओगे। क्यों? 115 JB जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग इन एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर, पूरा इनकम टैक्स हट पीछे। ठीक है, तो बुक प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं एक एक करके देखते हैं। गेम बहुत मजा आएगा। क्या P&L नेट प्रॉफिट का ले लो, उसमें ऐड कर दो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का ये क्या, इनकम टैक्स का क्या मतलब हुआ? इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाया होगा ना तुमने P&L में, तभी तो नेट प्रॉफिट आता है। तो इनकम टैक्स एज एन एक्सपेंस थोड़ी ना अलाउ कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है। तो मोटा मोटा इनकम टैक्स ऐड बैक कर दो। मेरे साथ ही चलो, आगे जो भी लिखा है वो सब छोड़ो। अब लोगों ने बोला इनकम टैक्स होता क्या है, तो इनकम टैक्स तो डिफाइंड है सेक्शन 2 में। इनकम टैक्स की डेफिनेशन क्या है? टैक्स जो तुम इनकम टैक्स पे करते हो प्लस सरचार्ज, ये इनकम टैक्स की डेफिनेशन है। तो जब मैट आया उन्होंने सिर्फ इनकम टैक्स लिख दिया और कुछ नहीं, तो लोग बोलने लगे सर बाकी चीजें, कोई इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स है, जैसे 234 ABCD में कोई इंटरेस्ट पे किया है सर, व्हाट अबाउट CDT, व्हाट अबाउट म्यूचुअल फंड्स जो डिस्ट्रीब्यूशन पे टैक्स पे करते हैं, उसको छोड़ो। व्हाट अबाउट एजुकेशन सेस, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, आजकल वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बन चुका है। इन सब चीजों का क्या करें? तो इन सब चीजों को स्पेसिफिकली इंक्लूड करने के लिए बोला कि चलो इनकम टैक्स की डेफिनेशन के हिसाब से इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, ठीक है, वो तो इनकम टैक्स की डेफिनेशन में ही आ गए, प्लस ये सारी चीजें हम अलग से इंक्लूड कर देते हैं। कोई इंटरेस्ट है इनकम टैक्स पे, कोई 115O में CDT है, कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, वो भी ऐड बैक कर देंगे। समझे लॉजिक क्यों है अलग से ऐड बैक करने का? सर व्हाट अबाउट बाकी चीजें जैसे डेफर्ड टैक्स, उसका क्या करेंगे? तो डेफर्ड टैक्स इनकम टैक्स की डेफिनेशन में नहीं आता। डेफर्ड टैक्स इज जस्ट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो डेफर्ड टैक्स के लिए यहां पे तो नहीं है, एक क्लॉज में स्पेसिफिक प्रोविजन बना दिया गया। ये रहा डेफर्ड टैक्स, स्पेसिफिक सेपरेट क्लॉज बना दिया गया कि अगर डेफर्ड टैक्स डेबिटेड है P&L में तो क्लॉज H में ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर क्रेडिटेड है P&L में तो माइनस कर देंगे क्लॉज। ये V नहीं है, ये 5 है। मैंने बोला ना एडिशन ABCD में होती है, डिडक्शन 1 2 3 4 में होती है, तो ये 5 है रोमन का। तो डेफर्ड टैक्स भी चिपका दिया हमने। सर व्हाट अबाउट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स? अब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और CTT ये क्या होते हैं? ये कोई इनकम टैक्स थोड़ी ना होता है, तो इस क्लॉज में तो नहीं आएगा। तो सर ये किसी और क्लॉज में आता है? ये किसी भी क्लॉज में नहीं आता। तो ये मैट में क्या होगा, एक्सपेंस अलाउ होगा कि नहीं होगा? ये हमेशा ही हो जाएगा। सर व्हाट अबाउट कोई पेनल्टी है, कोई इलीगल फी है, कोई डॉन को पेमेंट कर रखी है, ये सब चीजें एज पर सेक्शन 37 अलाउड नहीं होती नॉर्मली इनकम टैक्स में। लेकिन क्या मैट में अलाउड है? मैट में अलाउड है। क्यों? जागो भाई मैट आ गया, जबरदस्ती का प्रोविजन है, तो स्पेसिफिकली मोटी मोटी चीजें ऐड माइनस करेंगे। हर चीजें ऐड माइनस करने लग जाए तो अल्टीमेटली तो हम इनकम टैक्स पे पहुंच जाएंगे ना, जो नॉर्मल प्रोविजन। तो फिर मैट लाने का फायदा क्या हुआ? इस वजह से ये सब इलीगल फी फू जो भी है जान दो, फिर इसके लिए स्पेसिफिक कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया मैट में। तो अगर कहीं इलीगल फी डाली हुई है तुम्हारे सम में, कुछ ऐड बैक नहीं करोगे। थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटी सी चीज करते हैं।
एक्सपेंस अलाउड नॉर्मली क्या होता है और मैट में क्या होता है? इनकम टैक्स और सरचार्ज अलाउ नहीं होता एज एन एक्सपेंस। मैट में अलाउ होता है क्या? नहीं। मैट में यहाँ पे एड बैक हो रहा है तो इसका मतलब नहीं होता ना अलाउ। मैट में भी नहीं अलाउ होता। अब नहीं अलाउ होने का मतलब है कि हम एड बैक कर देंगे। पेनल्टी, इलीगल फी, पेमेंट टू डॉन नॉर्मली अलाउ होती है? नॉर्मली अलाउ नहीं होती। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 37। सर मैट में अलाउ होती है? मैट में अलाउ हो जाती है, इसका मतलब एड बैक नहीं करेंगे। डेफर टैक्स नॉर्मली भी अलाउड नहीं होता, मैट में भी अलाउड नहीं होता। एसटीटी और सीटीटी, सीटीटी नॉर्मली अलाउड हो जाता है, मैट में भी हो जाएगा। एसटीटी भी नॉर्मली अलाउ हो जाता है, मैट में भी हो जाएगा। 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 15 में एसटीटी होता है, 16 में सीटीटी होता है। ये स्टार किस बात का है? ये स्टार ये है कि अगर वो एसटीटी सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शन में है जो कैपिटल गेन में टैक्सेबल है तो वो वाली तो डिसअलाउ हो जाएगी। ये सिर्फ पीजीबीपी सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, जो सिक्योरिटीज तुम एज स्टॉक इन ट्रेड रखते हो। ऑलराइट, तो ये था हमारा पहला क्लॉज मैट का। ठीक है, मैं ऐसे ही बहुत सारे क्लॉज, जैसे फॉर एग्जांपल ए क्लॉज को मैंने एच और 5th क्लॉज से भी लिंक कर दिया, ऐसी हर चीज को मैं लिंक करता जाऊंगा, तो मैं ऐसे कोई लाइन वाइज नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, दूसरा, अब दूसरा क्लॉज ऐड किया गया। क्या अगर हम कोई रिजर्व बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने नेट प्रॉफिट आया, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले गए, वहां पे जनरल रिजर्व में डाल गया, तो क्या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना, इसका मतलब क्या वो एक्सपेंस हो गया? क्या वो अलाउ हो जाएगा? अलाउ थोड़ी ना होगा यार। तो नॉर्मली क्या वो अलाउ हो जाता है? नॉर्मली भी नहीं होता, वो तो एप्रोप्रिएशन ऑफ रिजर्व है ना, वो कौन सा कोई एक्सपेंस है जो अलाउ हो जाएगा? तो क्या एड बैक कर देंगे? ऑब्वियसली तुम कोई अगर रिजर्व बना रहे हो और उसके बाद नेट प्रॉफिट पकड़ रहे हो तो रिजर्व में एड बैक कर दो। अगर नेट प्रॉफिट के बाद कोई रिजर्व बनाया तो तुम्हें क्या लेना, तुम तो पहले ही नेट प्रॉफिट पकड़ के बैठे हो ना। समझ रहे हो, मैथमेटिक्स ही तो है। सर सेक्शन 10 कैपिटल AA SEZ के लिए 11 से लेके 15th ईयर तक एक स्पेसिफाइड रिजर्व बनाना पड़ता है हमें। तो क्या वो रिजर्व बनाया है हमने सेक्शन 10 कैपिटल AA के लिए स्पेसिफिकली, उसको भी ऐड बैक कर देंगे। यहां पे क्या लिखा है? कोई भी रिजर्व, हमें कुछ मतलब नहीं तुमने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, सब ऐड बैक कर दोगे। ठीक है सर, वॉट एवर कोई मान लो फॉर एग्जांपल आरबीआई ने बोला कि ये तो रिजर्व बनाना ही बनाना है, तब सीआर आ रहा है, कुछ है, कुछ मतलब नहीं भाई, आरबीआई ने बोला है, चाहे जिसके मर्जी ने बोला हो, रिजर्व बनाया उसको ऐड बैक कर देंगे, बात खत्म। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। सर कोई डेप्रिसिएशन रिजर्व बोल के कुछ बना रहा है, जो भी डेप्रिसिएशन की गेम है ना, उसके अलग से 3 क्लॉजेज हैं, वो अलग ही इशू है, तो उसको मैं अलग तरीके से डील करूंगा। तो यहाँ पे एक बार डेप्रिसिएशन की अलग गेम है, वो अलग से देखेंगे कि उसका क्या होगा। तीसरा क्लॉज सी, यहाँ पे रिजर्व की बात होगी। व्हाट अबाउट प्रोविजंस? कोई भी प्रोविजन बनाए हैं किसी लायबिलिटी के लिए तो वो ऐड बैक कर दो। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको डिटेल में देखते हैं। मान लो पहला केस, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, इसका क्या मतलब होता है? कोई भी ग्रेचुटी पे करने के लिए हम प्रोविजंस बनाते हैं ना, तो नॉर्मली क्या होता है और मैट में क्या होता है, हम ऐसे सारी चीजें देखेंगे। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली कोई भी प्रोविजन बनाया है तुमने ग्रेचुटी के लिए तो वो इनकम टैक्स में डिसअलाउड होता है। सर कहां डिसअलाउड होता है? सेक्शन 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 7 में। सर क्यों होता है? अब ये क्यों होता है, क्या होता है, इसके लिए तो मुझे सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। वो लिंक्ड होता है उस चीज से कि ग्रेचुटी, एन्युएशन फंड, प्रोविडेंट फंड, इसकी अलग अलग सीरीज की एक डिस्कशन होती है प्रॉपर 1 घंटे की। ठीक है, अभी मैं इसमें कुछ नहीं बनाने वाला, तुम्हें अगर चाहिए तो तुम कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं बना दूंगा कि इसका भी लॉजिक है कि भाई 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 7 में क्यों नहीं अलाउड होता ग्रेचुटी का। ठीक है, मैट में क्या होता है? मैट में अलाउड होता है सर, मैट में भी नॉर्मली अलाउड नहीं होता विद एन एक्सेप्शन, स्टार बाद में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। सेम इज विद लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट नॉर्मली अलाउड होता है सर, अलाउड तो होता है, लेकिन सेक्शन 43 कैपिटल बी पेमेंट बेस पे अलाउ होता है। इसका मतलब क्या है कि जब तक तुम उसकी पेमेंट नहीं करते ना तब तक वो अलाउ नहीं होगा। तो बात वही है, प्रोविजन बनाया जब तुमने लीव एनकैशमेंट का तो डिसअलाउ हो जाएगा, जब लीव एनकैशमेंट की पेमेंट की तो अलाउ हो जाएगा। वैसे ग्रेचुटी के साथ भी यही होता है, 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 7 में ही लिखा हुआ है वो पेमेंट वाली गेम की, जब ड्यू हो जाएगा तो अलाउ हो जाएगा, प्रोविजन अलाउ नहीं होगा। सर मैट में क्या होता है? मैट में भी अलाउड नहीं होता बट विद सम एक्सेप्शंस। वो एक्सेप्शन क्या है? दोनों को स्टार मार्क यहाँ पे मैंने किया है, ग्रेचुटी का प्रोविजन और लीव एनकैशमेंट का।
एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है भारत अर्थ मूवर्स, उसमें ये बोलते हैं कि अगर तुमने ये प्रोविजंस ऐसे बनाए हैं, कोई साइंटिफिक बेसिस, किसी एक्चुअरी नहीं बनाया है। एक्चुअरी तुम अगर ऑडिट करते हो तो हमें पता होगा, ये इन दोनों चीजें हम एक्चुअरी की रिपोर्ट ले लेते होते हैं, वहां पे देखते हैं कितना प्रोविजन है। तो एक्चुअरी नहीं, जो साइंटिफिक बेसिस पे कोई पीयूसी मेथड है या जो भी मेथड यूज किया है, बना है, तो प्रॉपर है, ऑथेंटिक है, तो अलाउ कर दो। तो सर क्या ये चीज नॉर्मली तो साइंटिफिक हो, फलाना हो, कुछ नहीं, अलाउ ही नहीं होगा। मैट में अगर तो साइंटिफिक बेसिस पे है तो अलाउ कर दो, ऐड बैक मत करो, समझे। तीसरी चीज, प्रोविजन फॉर वारंटी का क्या होगा सर? प्रोविजन फॉर वारंटी के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। नॉर्मली और मैट दोनों में एक ही चीज होगी, वो क्या? वो जजमेंट देखते हैं। जजमेंट है रोटॉक कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसमें क्या बोलता है कि अगर तो तुमने यही साइंटिफिक बेसिस पे कोई वारंटी का प्रोविजन बनाया है, प्लस पास्ट एक्सपीरियंस को कंसीडर करके बनाया है कि पास्ट में भी तो इतना ही है तो उतना ही बनाया है, पास्ट में तुम्हें वारंटी के एक्सपेंस 10% हुआ, अब तुम प्रोविजन 40% बना के बैठे हो, तो वो गलत है ना। पास्ट एक्सपीरियंस साइंटिफिक बेसिस अलाउड दोनों में, नॉर्मल मैट में। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो डिसअलाउड, ऐड बैक करना पड़ेगा। सर व्हाट अबाउट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स? देखो बैड डेट्स भी अगर तुम्हें याद होगा, अगर तुमने पढ़ा होगा, तो सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 लगता है। उसका क्या मतलब होता है कि अगर तो बैड डेट्स तुमने पीएनएल में राइट ऑफ किए हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेकिंग प्रोविजन एंड राइटिंग इट ऑफ। अगर तो बैड डेट कर दिया कि हाँ बंदा बैड डेट हो गया और उसके नाम से राइट ऑफ कर दिए, तो अलाउ कर दो, यहां पे भी, मैट में भी, नॉर्मली भी। लेकिन अगर तुमने प्रोविजन बनाया है तो नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 में बोलता है अलाउ नहीं होता, तो ऐड बैक करते हो। मैट में क्या होता है? मैट में क्या होता है कि देखो, मैट में मैं तुम्हें डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, मैट में मैं तुम्हें बताऊंगा एक केस। यहां पे मैसिव लिटिगेशन हुई थी, क्या सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट कहता कि भाई जो हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाया है, ये सर ये बैड डेट का प्रोविजन रिजर्व वाले पॉइंट पे नहीं आ जाता कि रिजर्व में हमने ट्रांसफर कर दिया। देखो प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने बोला इज नॉट इक्वल टू रिजर्व, तो पहली बात वो रिजर्व वाले पॉइंट में वो प्रोविजन तो जाएगा नहीं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटीज, जो मैं इसकी बात कर रहा हूं, प्रोविजन मेड फॉर लायबिलिटीज विच आर अनसर्टेन, क्योंकि जो सर्टेन है साइंटिफिक बेसिस पे है वो तो अलाउ कर दी ना, अनसर्टेन लायबिलिटीज में नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि भाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कौन सा लायबिलिटी के अगेंस्ट बना? बैड डेट्स का क्या मतलब होता है? कोई प्रोविजन जो एसेट के अगेंस्ट बना है, तो ये लायबिलिटी के अगेंस्ट तो बना ही नहीं, तो इसका मतलब एड बैक नहीं होगा, अलाउ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहता हाँ अलाउ हो जाएगा। अब फाइनेंस मिनिस्टर को चढ़ा गुस्सा, वो कहता है ऐसे कैसे? तो उन्होंने एक क्लॉज ऐड कर दिया, नया क्लॉज आई, जो ये बोलता है डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ एसेट हम ऐड बैक कर देंगे। समझे क्यों अलग अलग क्लॉज है? तुम्हें इंटरलिंकिंग नहीं समझ आएगी तो तुम रट्टा ही मारते रहोगे मैट का। तो AS 28 कोई इम्पेयरमेंट लॉस है, या 13 जो इंड AS उसका करस्पॉन्डिंग जो भी हो, AS 4, इन सब चीजों में जो भी एसेट के अगेंस्ट प्रोविजन बन रहे हैं ना, सब ऐड बैक कर देंगे हम। समझे गेम? अब अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट ये है, क्लॉज D, E, F एंड FA एक साथ ही पढ़ाऊंगा, छोटे छोटे से हैं। डी में क्या बोलता है? कोई सब्सिडरी कंपनी को लॉस हो गया तो हम अपनी बुक्स में थोड़ी ना बुक कर लेंगे उसको। कई बार होता है ना, अपनी सब्सिडरी कंपनी का लॉस हम अपनी बुक में बुक कर लेते हैं, कुछ नहीं, ऐड बैक। कोई डिविडेंड पे कर दिया तो वो कोई एक्सपेंस थोड़ी हो गया। नॉर्मली क्या होता है और मैट में क्या होता है? दोनों में ऐड बैक होता है, डिसअलाउड। ठीक है। एक्सपेंस रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट इनकम अंडर सेक्शन 10, सेक्शन 10 में इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो जब इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो हम जो पीएनएल के क्रेडिट साइड में से माइनस कर देते हैं, वो होता है क्लॉज सेकंड में। मैंने बोला ना इंक्लूजन्स ABCD, एक्सक्लूजन्स 1 2 3 4, तो क्लॉज 2 में माइनस कर देते हैं एग्जेम्प्ट इनकम को। ठीक है। और एग्जेम्प्ट कहां होती है? सेक्शन 11-12 में भी एग्जेम्प्ट होती है। वो क्या सर? चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट की कोई भी इनकम है तो वो तो उनके सेक्शंस में डील करो ना, यहां पे क्यों आ रहे हो मैट वूट? ठीक है। अब और एक सेक्शन 86 में भी एग्जेम्प्ट होती है। सर ये क्या होता है? 86 में होता है AOP BOI। तो जो भी AOP BOI को ऐसा मेंबर है जो AOP BOI को ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, तो जो मेंबर है जिसका शेयर है उसकी बुक्स में उसको अलग से टैक्स नहीं लगता 86 में, तो अलग से लगता ही नहीं। जब उसने एग्जेम्प्ट कर रखा है तो मैट थोड़ी नहीं लग जाएगा। बट मेरे एक बात बताओ, तुम ये क्यों कह रहे हो
कि 11-12 में तो चैरिटेबल ट्रस्ट है, ट्रस्ट मैट का कॉन्सेप्ट, जागो भाई मैट आ गया, वो तो कंपनी पे लगता है, तो फिर 11-12 कहां से आ गया? एक्सक्लूड करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट एक कंपनी के भी लगता है, और उस कंपनी का नाम होता है सेक्शन 8 कंपनी। वहां पे ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन वर्ड होता है जब भी एग्जेम्पशन मिलती है 11, 12, 13 की। समझे गेम? 86 में भी जो मेंबरों की बात कर रहे हैं वो कंपनियों की बात कर रहे हैं, तो उनकी इनकम में से बाहर निकाल दिया तो उसके रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो भी ऐड बैक कर देंगे। समझे? लेकिन सेक्शन 10 एक्सेप्ट सेक्शन 10 क्लॉज 38, ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म को शेयर वेयर बेचा तो उसके रिलेटेड होता है। इसकी जो भी गेम होती है क्या होता है, इसके अगेंस्ट अब सेक्शन 112 कैपिटल ए आ चुका है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक 112 कैपिटल ए की डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो तुम चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। ठीक है, तो ये DEFFA हो गया। अब FB में क्या बोलता है? FB में बोलता है कि मैंने एक बार तुम्हें बताया था कि जब ये मैट आया था तो नया नया तो हल्ला मचा दिया था, तो मैंने बोला था कि फॉरेन कंपनीज जो होती हैं उनको 90% मैट के कॉन्सेप्ट से एक्सक्लूड ही कर दिया है उनकी मेन इनकम को। तो मैंने एक तुम्हें सेक्शन पढ़ाया था, सेक्शन 115 JB सबसेक्शन 2, उसकी एक्सप्लेनेशन 4 जो DTA वगैरह वगैरह फर्स्ट वीडियो में देखो मेरी। ठीक है, तो मैंने बोला था इसमें भी एक क्लॉजेज में एक ऐसा क्लॉज है जो फर्दर और कंपनीज को बिल्कुल ही बाहर कर देता है, और वो है क्लॉज FB, और इसका करस्पॉन्डिंग क्लॉज है 2D। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? देखो, फॉरेन कंपनी की कोई भी इनकम होती है वो क्या होती है? किसी भी फॉरेन कंपनी की इनकम जिनकी वजह से इनको दिक्कत हुई थी, एक तो कोई भी कैपिटल एसेट बेचने के ऊपर इनको कोई सिक्योरिटीज के ऊपर कैपिटल गेन लगा, बेसिकली तो 1038 के बारे में रौला पड़ा था ना इनका। ठीक है, दूसरा इनका क्या था कि अगर कोई फॉरेन की ही इनकम है, जैसे कि इनका इंटरेस्ट इनकम है या कोई रॉयल्टी इनकम है या फी फॉर टेक्निकल सर्विस, जिनको अलग से टैक्स रेट लगता है 115 कैपिटल ए में, तो ये दो इनकम कैपिटल गेन्स फॉर सिक्योरिटीज जैसे 112 कैपिटल ए, 111 कैपिटल ए, इन सब चीजों के लिए अगर तो इनका रेट इज लेस देन द मैट रेट, मैट का रेट 18.5% है, 1 अप्रैल 2020 से वो 15% हो रहा है, अगर तो इससे भी कम रेट पे है तो इनको निकाल दो बाहर और इनके रिलेटेड एक्सपेंस भी निकाल दो FB क्लॉज में, मतलब कि एक्सपेंस ऐड बैक कर दो, उधर से इनकम माइनस कर दो, प्लस इंटरेस्ट फी और टेक्निकल सर्विस ऑन रॉयल्टी जिसके ऊपर 115 कैपिटल ए में स्पेसिफाइड रेट लगते हैं, अगर वो 18.5% से कम है तो उनको भी टाटा बाय बाय कर दो, उनका एक्सपेंस भी उनकी इनकम भी। ठीक है, आओ जी अब फर्दर देखते हैं इस कॉन्सेप्ट में क्या बचा है। मोटा मोटा इंक्लूजन्स और डिडक्शन मैंने बोला था अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन मैं एक ही वीडियो में चिपका रहा हूं, तो मोटा मोटा इस कॉन्सेप्ट को मैं अब 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं। फर्स्ट इज द रिजर्व्स एंड रीवैल्यूएशन, इसकी क्या गेम बची है। दूसरा मैं तुम्हें बता रहा था डेप्रीसिएशन, इसकी क्या गेम है, उसका मैं अलग से एक पार्ट बनाऊंगा, पार्ट इन द सेंस इसी में इंक्लूड कर दूंगा। बिजनेस ट्रस्ट की मैट में अलग ही सेक्शन है, तो इसके क्या क्लॉजेज हैं, इसकी क्या गेम है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, रिजर्व्स एंड रीवैल्यूएशन, इसका क्या चक्कर है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक थोड़ी सी जनरल एंट्री दिखाता हूँ। कैसे? मान लो तुमने कोई एसेट बेचा 100 लाख का, ठीक है, 10 लाख का खरीदा था, 90 लाख PNL हो गया, नॉर्मल है। तो लोग क्या करने लग गए, लेट्स से मैं क्या करता हूं, मैं उस एसेट को पहले रीवैल्यू कर देता हूं 95 लाख से, तो एसेट अकाउंट डेबिट 95 लाख टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 95 लाख। फिर जब मैं उस एसेट को बेचूंगा तो मेरी एंट्री क्या पास होगी, ध्यान से देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 100 लाख टू PNL 5 लाख टू एसेट 95 लाख। तो मेरा PNL जो पहले 90 लाख आ रहा था अब वो 5 लाख ही रह गया है, और मैं अपने रिवैल्यूएशन को चुपचाप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देता हूँ। इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हो गया ना कि अगर तो मैट लगना है तो मैट में मेरे PNL में क्रेडिट साइड पे तो सिर्फ 5 लाख ही दिखा रहा है और नॉर्मली 90 लाख दिखाता है। तो मेरी इस छोटी सी गेम की वजह से मैंने चकमा दे दिया इनकम टैक्स को। तो उन्होंने एक क्लॉज ऐड कर दिया कि अगर तो तुम अपने किसी एसेट को बेचते हो एंड एट दैट टाइम ऑफ सेल एंड डिस्पोजल देयर इज अ रीवैल्यूएशन रिजर्व इन योर बैलेंस शीट, तो वो रीवैल्यूएशन रिजर्व भी जितना उस एसेट के रिलेटेड है वो हम
ऐड कर देंगे। तो नॉर्मली मैट में वो चीजें ऐड होती हैं जो पीएनएल में ऑलरेडी डेबिटेड हैं, लेकिन ये सिर्फ अकेला ऐसा क्लॉज है जो पीएनएल में डेबिटेड है ही नहीं, हम जबरदस्ती ऐड कर रहे हैं ताकि ये वाली गेम ना खेल सके कोई, समझे। तो ये एसेट की रिवैल्यूएशन पे थी, ठीक है। अब हम थोड़ी डिडक्शंस की भी बात कर लेते हैं। डिडक्शन का क्या मतलब है? डिडक्शन मतलब जो चीजें हम माइनस करते हैं, ऐड करते हैं, एबीसीडी माइनस करते हैं 1 2 3 4। तो 1 नंबर पे क्या दे रखा है? रिजर्व्स प्रोविजन क्रेडिटेड इन पीएनएल। इसका क्या मतलब होता है? मान लो फॉर एग्जांपल तुमने पहले एडिशंस में ये पढ़ा था ना कि रिजर्व्स एंड प्रोविजंस जो डेबिट होते हैं पीएनएल में वो ऐड कर देंगे। तो सिमिलरली जहां पे अगर क्रेडिट है तो माइनस भी तो करने को दोगे ना। तो लोग यहां पे भी घपले करने लग गए। क्या? मान लो तुम्हारी एक इन्वेस्टमेंट है जो तुमने 6 लाख की खरीदी थी, तुमने 10 लाख की बेच दी, तो बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू इन्वेस्टमेंट 6 लाख टू पीएनएल 4 लाख। नॉर्मल है। उसने क्या गेम खेली? पीएनएल को रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। कर सकते हैं, कोई मना थोड़ी करता है, कोई इनकम टैक्स या कंपनीज एक्ट, कोई भी कर ही जाओ, जहां जिस मर्जी रिजर्व में डालते रहो, हमें क्या लेना देना है। इन्वेस्टमेंट रिजर्व में डाल दो, कुछ भी करते रहो। पीएनएल ऑन सेल 4 लाख टू रिजर्व 4 लाख। फिर उसने क्या किया? पीएनएल को पीएनएल के अंदर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो रिजर्व को दिखा दिया 4 लाख का। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि भाई एज पर कंपनीज एक्ट ने तो बोला ही है ना, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बोलते हैं कि तुम जो प्रॉफिट आया है 4 लाख उसको पीएनएल में कहीं ना कहीं तो दिखाओगे ही ना। तो या तो तुम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट सीधा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली दिखा दो, या तुम रिजर्व में ट्रांसफर करके रिजर्व को पीएनएल में डाल दो। हमें क्या मतलब? हमें तो पीएनएल में क्रेडिट साइड में चाहिए, तो उसने रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद पीएनएल में डाल दिया। तुम लोग बोलोगे इससे क्या हो गया? इससे ये हुआ मेरे लल्ला कि उसने जब बोला था रिजर्व एंड प्रोविजन क्रेडिटेड इन पीएनएल, तो इसका मतलब यहां पे तो क्रेडिट इन पीएनएल, इसका मतलब ये अगर ऐड भी कर दिया ना हमने कंपनीज एक्ट को अप्लाई करने के लिए, लेकिन इनकम टैक्स बोलता है इसको तो माइनस कर दो, तो लोग यहां से रिजर्व में कन्वर्ट करके रिजर्व को पीएनएल में डाल के वहां से माइनस करवा देते थे। ठीक है, समझ नहीं आई तो दोबारा वीडियो पॉज करके बैक करके देख लेना। तो ये देखो बंदा रोने भी लग गया कि ये क्या चक्कर चल रहा है। ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है जो रो रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया? प्रोवाइजो ऐड कर दिया, हम सिर्फ माइनस तभी करने देंगे अगर वो जब रिजर्व क्रिएट हुआ था तो वो बुक प्रॉफिट्स में कंसिडर हुआ था, ऐड हुआ था। समझे? अब देखो फाइनेंस मिनिस्टर हंसने लग गया। हाँ, हंसने लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा एनालिसिस करें। प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटीज, ये जब पीएनएल की डेबिट साइड में होता है, क्या इसको ऐड बैक कर देते हैं हम? हाँ जी सर, ऐड बैक कर देते हैं। तो एज पर प्रोवाइजो जो चीज ऐड बैक की है उसको माइनस करने दे देंगे, डिडक्ट करने देंगे। हाँ, करने देंगे, देखो टिक लगा हुआ है। प्रोविजन फॉर सर्टेन लायबिलिटीज, सर्टेन का मतलब क्या हुआ? अगर कोई ऐसी लायबिलिटी है, मान लो फॉर एग्जांपल लीव एनकैशमेंट है या ग्रेचुटी है जो साइंटिफिक मेथड से बनी थी, तो वो ऐड बैक करने देता था? नहीं, ऐड बैक तो करने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो अलाउड था। हमने एक जजमेंट भी पढ़ी थी। ठीक है, कौन सी जजमेंट थी वो जजमेंट थी सर भारत अर्थ मूवर्स। ठीक है, तो डिडक्ट भी नहीं करने देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट बुक प्रॉफिट्स में कंसिडर हुआ था? हाँ जी सर, हो गया था, तो फिर डिडक्ट करने दे देंगे। प्रोविजन फॉर वारंटी साइंटिफिक बेस रोटॉर्स कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड की जजमेंट थी, वो तो सर हम डिडक्ट कर लेते थे, वो तो ऐड बैक करते ही नहीं थे, तो फिर यहाँ पे भी माइनस नहीं करने देंगे। ठीक है, ये पेपर में बहुत सही आ सकता है। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट जिसके लिए बहुत बंदे वेट कर रहे थे। डेप्रिसिएशन का क्या चक्कर है भाई? मैं हर जगह डेप्रिसिएशन को मना कर देता था कि बाद में देखेंगे बाद में देखेंगे, अब आया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की क्या गेम है? जहां में मैं दिखा रहा हूं बस वो चीज देखनी है, बाकी इग्नोर। पहले ए नॉर्मल सी चीज है, पीएनएल है, रेड वाली चीज को पहले इग्नोर करो। सेल है 1000, डेप्रिसिएशन 100, ये लाखों में है फिगर्स, तो नेट प्रॉफिट हो गया 900 लाख। ठीक है, अब कंपनी क्या करती है? अपनी प्रॉफिट्स को कम करने के लिए रीवैल्यू कर देती है एसेट्स 2000 से। उस 2000 पे डेप्रिसिएशन रेट 10%, तो डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड एसेट्स 10%, 200, तो 100 प्लस 200 रीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन टोटल 300 हो गई। अब क्या करते हैं? जो रीवैल्यूएशन की डेप्रिसिएशन है उसको भी पीएनएल में डाल देते हैं। सर ऐसे कैसे? भाई देखो, तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हो तो वहां पे पहले क्या होता था, एक चॉइस होती थी। अब इंड एस में क्या होता है लेटेस्ट मुझे नहीं पता,
मेरे टाइम तक जब मैंने इंड एस पढ़ा तो तब ये था, चॉइस थी कि अगर तो तुमने डेप्रीसिएशन जितना भी करते हो उसके अगेंस्ट क्रेडिट साइड में रिजर्व भी ले जाओ, उतना ही अलाउड है, नहीं भी लेना चाहते तब भी ठीक है। तो ये गेम होती थी, इनकम टैक्स का कुछ लेना देना नहीं, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में भी उतना ही ट्रांसफर कर दिया जितना डेप्रीसिएशन है, तो बात तो वही, नेट प्रॉफिट तो यही रहा। तो फिर टैक्स प्लानिंग क्या हुई? कुछ भी नहीं। टैक्स प्लानिंग तो अब करते थे, मैंने बोला था ना चॉइस है, ये दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करते थे। क्या करते थे? सेल 1000, डेप्रीसिएशन 100, और डेप्रीसिएशन तो 200 लगा दी, लेकिन उसके अगेंस्ट जो उसका रिवैल्यूएशन अमाउंट है वो क्या जनरल रिजर्व में डाल दिया। ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, जनरल रिजर्व है। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ, देखो ये फाइनेंस मिनिस्टर गुस्सा हो गया, ये कहता कि भाई ये क्या गेम खेल रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ करता है। इस वजह से कहते हैं लोग ना ऐसे ही एंट्रियां पास कर करके घुमाते रहेंगे, हम सेक्शंस के सेक्शन लेते रहेंगे, इससे अच्छा क्या करो, इन्होंने एक गेम बना दी। कहते हैं सारा डेप्रिसिएशन के रिलेटेड, रिवैल्यूएशन के रिलेटेड सारी जो गेम है ना, सब वाइप आउट कर दो। सर वाइप आउट करने का क्या मतलब है? कहते हैं जो डेप्रिसिएशन अलाउ कर रखी है कंपनी ने, हटाओ, ऐड बैक कर दो, जो रिवैल्यूएशन उन्होंने कर रखा है वो माइनस कर दो, और जो एक्चुअल में डेप्रिसिएशन होनी चाहिए वो कैलकुलेट करो और वो माइनस करो। सर ये डेप्रिसिएशन किसके अकॉर्डिंग? ये इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग नहीं भाई, यहां पे हम कंपनीज एक्ट की डेप्रिसिएशन लगाते हैं, हम इनकम टैक्स से कुछ मतलब नहीं है, समझे? तो क्या करो, पीएनएल जितना है 700, घपला करके ना, पहले ऊपर 900 आ रहा है पीएनएल, नीचे 700 है, तो 700 पीएनएल लो, जितनी जेन्युइन डेप्रिसिएशन लगनी है लगा दो। जेन्युइन कितनी लगनी है? जो जेन्युइन 100 रुपए बन रही थी वो लगा दो चुपचाप बिना रिवैल्यूएशन के 100 रुपए। फिर डेप्रिसिएशन जो पीएनएल में ऑलरेडी चेप रखी है उन्होंने, वो कितनी है वो ऐड बैक कर दे, जितनी भी है वाइप क्लीन कर देंगे हम। 300 चेप रखी है, ऐड बैक कर दे। जो रिवैल्यूएशन पीएनएल में डाल रखा है वो माइनस कर दे। कितना रिवैल्यूएशन डाल रखा है? इन्होंने तो कुछ नहीं डाल रखा, कुछ नहीं माइनस किया, तो कितनी आ गई? 700 प्लस 300 माइनस 100, 900, उतनी होगी जितनी पहले थी। बन गई गेम। ये क्या लिखा है सर आपने नोट? ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन मान लो 200 है, मान लो किसी ने 250 कर रखी है यहां पे, ठीक है, तो हमने तो सिर्फ 200 ही माइनस करनी है। बट ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो पनिश करना चाहते हैं ऐसे लोगों को कि भाई तुम 50 पे बिना बात का इनकम टैक्स दो हमें, तुम क्यों घपले कर रहे हो? तो घपलों के लिए एक तरीके की वो पेनल्टी, एक पनिशमेंट है। हम तो उतनी ही रिवैल्यूएशन को माइनस करने देंगे जितना टू द एक्सटेंट ऑफ रिवैल्यूड एसेट था। उसके ओवर एंड अबव तुम कुछ भी करते हो तो तुम जानो वो फालतू चीजें, ठीक है ना। बाकी तुमने पंगे लिए क्यों रिवैल्यूएशन उसको लाने के लिए, समझे? अब आ जाते हैं हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही प्यारा टॉपिक, बिजनेस ट्रस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं कहीं यहाँ पे ऊपर नीचे लिंक भी डाल दूंगा। तो अगर तुमने ये बिजनेस ट्रस्ट की वीडियो नहीं देखी तो ये चीज़ तो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो पहले तो बिजनेस ट्रस्ट की वीडियो देख के आओ कि गेम क्या है, इसके ऊपर क्या क्लॉज है, वो बाद की बात है, ठीक है। अब देखते हैं। रीट बिजनेस ट्रस्ट है, ठीक है, वो एक एसपीवी को खरीदता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल एबीसी लिमिटेड, जिसके अंदर मॉल है। रीट है, रियल एस्टेट में इसको करना है, एसपीवी के अंदर मॉल है, लेकिन वो पूरे एसपीवी को खरीदता नहीं क्योंकि उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लग जाएगी। सारी कहानी मैंने अपने वीडियो में बता रखी है। अब वो क्या करता है, एसपीवी के जो प्रमोटर हैं, जो स्पॉन्सर बोलते हैं जिसको, वो भी एक कंपनी है, प्रमोटर कंपनी XYZ लिमिटेड। तो वो क्या करता है, उस प्रमोटर से एसपीवी के शेयर्स ले लेता है। बात तो वही, ओनरशिप तो ट्रांसफर होगी ना। तो ये क्या करते हैं, शेयर्स दे देते हैं बिजनेस ट्रस्ट को। तो बिजनेस ट्रस्ट स्पॉन्सर को पैसे नहीं देता, सेबी ने मना किया हुआ है, तो वो यूनिट्स इशू करता है उसके अगेंस्ट, ठीक है। क्यों करता है, क्या करता है, सब लॉजिक वीडियो में बता रखा है, बिजनेस ट्रस्ट की देख के आओ। ये स्पॉन्सर एक कंपनी है, तो ये अपना पीएनएल जब बनाती है पहले साल जब ये एक्सचेंज हुआ, अब देखो थोड़े उसके टर्म्स एंड कंडीशन भी क्या हैं। ये स्पॉन्सर ने जितने में भी ये शेयर खरीदे थे, स्पॉन्सर ने ओरिजिनली, उस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 1000, ठीक है। उस शेयर की जब इन्होंने खरीदे, इनको इन्होंने बेचे और रीट से यूनिट्स ले लिए उसके एक्सचेंज में, तो यूनिट्स की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? फेयर वैल्यू तो 1200 थी, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी 1320 थी। तो अब तो आईसीडीएस भी बोलते हैं कि उसको तो मार्केट वैल्यू पे उसको लेना पड़ेगा। तो पीएनएल में क्या दिखाता है वो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर 200
मतलब 1200 माइनस 1000 और फिर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 1320 माइनस 1200 120, तो 320 का वो प्रॉफिट दिखा देता है पीएनएल के अंदर। कौन? स्पॉन्सर XYZ लिमिटेड। लेकिन एक बात बताओ, ये इसके ऊपर कैपिटल गेन्स लगेगा क्या? ठीक है, कैपिटल गेन्स लगना चाहिए, क्योंकि एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 47 आई गेस ये ट्रांसफर की डेफिनेशन में फंस जाते हैं, क्योंकि ये एक्सचेंज है ना, वो शेयर दे रहा है, ये देखो वो यूनिट दे रहा है, लेकिन ट्रांसफर हुआ है लेकिन पैसा तो आया नहीं, जेन्युइन हार्डशिप है असेसी को, तो वो क्या करते हैं, एग्जेम्प्ट कर देते हैं अंडर सेक्शन 47 क्लॉज 17। 47-17 में ट्रांजैक्शंस जो ट्रांसफर की डेफिनेशन में ही फॉल नहीं करती उनको एग्जेम्प्ट कर देते हैं, क्योंकि पैसा तो आया ही नहीं। तो ये फिर टैक्सेबल कब होगी? जब एक्चुअल में पैसा आएगा। तो ये तो नॉर्मली होता है। मैट में क्या होता है? मैट में क्या ये 320 के ऊपर टैक्स लग जाएगा? नहीं, मैट के ऊपर भी नहीं लगेगा, नॉर्मली नहीं लगता, मैट के ऊपर भी नहीं लगेगा। तो फिर कब लगेगा? जब एक्चुअल में ये फर्दर उस यूनिट्स को सेल करेंगे तब लगेगा सर। लेकिन तुम एक बात बताओ, मान लो फॉर एग्जांपल ईयर 3 में आके उन्होंने शेयर्स को सेल कर दिया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी? 1000, उन्होंने सेल कर दिया 2000 में, तो सिंपल सी बात है, कितना टैक्स लगना चाहिए? 2000 माइनस 1000, ठीक है। एक बार तुम भूल जाओ बाकी सारी इंडेक्सेशन फालतू चीजों को, 2000 माइनस 1000 मोटा मोटा 1000, ठीक है, इतना ही बनेगा ना। लेकिन मैट में ये एंट्रियां घुमाई कैसे हैं? सिंपल सी बात है, जो डेप्रिसिएशन में किया ना था यहां पे भी वाइप क्लीन कर दो, जो भी प्रॉफिट तुमने पीएनएल में डाल रखा है सब माइनस कर दो, जो भी नोशनल प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है, फलाना टिंगड़ा जो भी है माइनस कर दो, और जो भी जेन्युइन प्रॉफिट बनता है वो ऐड कर दो। कैसे? सर ये जेन्युइन प्रॉफिट कितना है? मैंने अभी बताया 2000 माइनस 1000 ऐड कर दो। कब करेंगे? ईयर 3 में आके। ईयर 3 में आके जो नकली प्रॉफिट है सेल पे कितना है, ये पीएनएल बनाया थर्ड ईयर का। प्रॉफिट ऑन सेल 2000 माइनस 3220 680, इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि 320 तो तुमने पहले ही दिखा रखा था, 1000 तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, तो अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1320 होगी ना, 3220 बोल रहा हूं, सॉरी 1320, तो 2000 माइनस 1320 680, तो 680 नकली प्रॉफिट है, माइनस कर दिया। फिर ईयर 1 में भी तो नकली प्रॉफिट था ना 320, जिसका कुछ नहीं हुआ था। हाँ जी, तो ईयर 1 में भी मैट की कैलकुलेशन में 320 माइनस कर देंगे, तो नकली प्रॉफिट माइनस कर दिया, असली प्रॉफिट ऐड कर दिया। ये हुई पूरी गेम तुम्हारी बिजनेस ट्रस्ट की। सर उल्टा भी तो हो सकता है, लॉस वॉस भी तो आ सकते हैं। अगर लॉस वाली गेम है ना तो बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाएगा। तो इन तीनों को समझाने के लिए 3 क्लॉज बना रखे हैं अलग अलग। ऐसे ही रिवर्स लॉस वाले केस में उन तीनों को समझाने के लिए 3 क्लॉज बना रखे हैं। लेकिन अगर तुम ये कॉन्सेप्ट ही समझ जाओगे पूरा, तो तुम्हें वो 6 के 6 क्लॉज रटने नहीं पड़ेंगे। समझ गए कॉन्सेप्ट? अब आ जाओ इंक्लूजन्स एंड डिडक्शंस के लास्ट पार्ट पे। और वो क्या चक्कर है? वो ये है सर कि कैरी फॉरवर्ड लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है ना, अब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का क्या होगा। बट ये प्रॉब्लम आई क्यों? लोग बोलने लग गए कि भाई एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, तुम सब कुछ जबरदस्ती हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हो जब हमारा बनता भी नहीं, तो हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट्स भी तो दो। तुमने एडिशन डिलीशन तो चलो दे दी, कोई बात नहीं, लेकिन हम ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड लॉस भी तो लेते ही थे ना इनकम टैक्स में, तो यहाँ पे कुछ तो दो। तो वो कहते चलो कुछ दे देते हैं, हम सारा नहीं देते। अब ये कुछ का क्या मतलब होता है? कहते जो भी तुम्हारा बिजनेस लॉस है ना या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, दोनों को सेग्रीगेट करो। इसका क्या मतलब सेग्रीगेट करो? इसका मतलब ये है कि देखो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, बिजनेस लॉस अगर हम इनकम टैक्स में देखें तो वो तो नॉर्मली हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है, ये तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है और ये बिजनेस लॉस है। सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वहां पे तो हम वैसे ही अलग से लेके चलते हैं। लेकिन ये यहां पे क्या है, ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है। तो कंपनीज एक्ट में हमारे पीएनएल में कभी तुमने देखे सेग्रीगेशन, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड बिजनेस लॉस? इस वजह से इन्होंने बोला जबरदस्ती बिजनेस लॉस अनएब्जॉर्ब सेग्रीगेट करो इन दोनों को, इन दोनों में से विचएवर इज लोअर है वो ले लो, ठीक है। तो वैसे भी जबरदस्ती का सेक्शन है, तो जबरदस्ती की इन्होंने कैरी फॉरवर्ड दे रखी है। तो लोग क्या करने लगे, मान लो फॉर एग्जांपल बिजनेस लॉस है हमारा 3 लाख का, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है 5 लाख की, तो लोग क्या करने लगे 3 + 5 बिजनेस लॉस 8 लाख,
अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 5 लाख, विच एवर इज लोअर 5 लाख लेके निकल जाते थे। लेकिन लोग बंदे बोलने लग गए इनकम टैक्स वाले कि भाई बिजनेस लॉस का यहाँ पे मतलब है एक्सक्लूडिंग अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। मतलब जेन्युइनली क्या होना चाहिए, जेन्युइनली होना चाहिए 3 लाख और 5 लाख, विच एवर इज लोअर 3 लाख। तुम लेके जा रहे हो 5 लाख और 8 लाख, विच एवर इज 5 लाख। गलत हो रहा है ना? तो ये कहते हैं गलत है, ये तरीका सही है। पर वो कहते हैं कि ऐसे कैसे, बिजनेस लॉस जो कंपनीज एक्ट में है वो तो इंक्लूडिंग अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ही होता है। इस वजह से इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी कि भाई बिजनेस लॉस के अंदर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट ऐड नहीं होगा। बात खत्म। दूसरा, अगर मान लो तुम्हारा बिजनेस लॉस या फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जीरो आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडिंग कंपनी है, ज्यादा मशीनें है ही नहीं उनकी, तो उनका कोई डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस आ ही नहीं रहा, सारा का सारा बिजनेस लॉस है। तो बिजनेस लॉस तो नेगेटिव होता है ना, लॉस की फिगर तो नेगेटिव 25 लाख या जीरो, उन दोनों में से छोटा कौन होता है? तो नेगेटिव इज ऑलवेज लेस देन जीरो। तो एक्चुअल में तो 25 लाख अलाउ हो जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बोला टेक जीरो। तो अगर उन दोनों में से कोई जीरो है ना तो हम जीरो ले लेंगे, ठीक है। जबरदस्ती का सेक्शन है, जबरदस्ती का कैरी फॉरवर्ड है। लेकिन एक और सहूलत दे दी गई, आजकल तुम्हें अगर पता होगा तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट आया, उसके अंदर CIRP क्या होता है? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है। CIRP का एक प्रोसेस चल रहा होता है। तो अगर कोई CIRP, अगर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में कोई कंपनी गेम खेल रही है तो वो तो पहली पिटी हुई कंपनी है, उसके ऊपर थोड़ी पंगे लेंगे। तो उनको दोनों अलाउ कर दिए गए हैं, बिजनेस लॉस एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। मतलब जितना भी टोटल लॉस आ रहा है कंपनी एक्ट में वो सारा का सारा अलाउड है। तो ये हमारी एडिशंस एंड डिलीशंस की गेम बच गई। अब हम एक नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। मुझे लगा था ये 4 पार्ट्स में बनेगा, ये 3 में गेम बच गई। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे थोड़े पेंडिंग इश्यूज, जो टेक्निकल इश्यूज हैं, और हम मैट क्रेडिट की बात करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आई थिंक सिर्फ 10 मिनट का ही होगा वो, ठीक है। चलो हम थर्ड पार्ट पे मिलते हैं।